चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। क्लास 9 की एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ी है? और कोई नहीं पढ़ा है? पहले मतलब कब पढ़ा था? देखिए क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स, उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट फर्स्ट, ठीक है। उसका ये तीसरा चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन अब इसमें ये तय किया गया है कि अगर क्लास में बच्चों को सीधे समझाया जाएगा तो उससे उनको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है, क्योंकि घर जाने के बाद आप लोग मोबाइल तो चलाते नहीं है। तो इसलिए ऐसा तय किया गया है कि थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हमने तय किया है कि सीधे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक रहेगा कि रहने दें? चलिए ठीक। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम है चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव का महत्व क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, और आखिर हम चुनाव करते क्यों हैं, ये चुनाव की विधि क्यों अपनाई गई, डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है चुनाव का, यही सब डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, तो क्या कोई बता सकता है? चलिए बताइए, बताइए इंपॉर्टेंस क्या होता है, इलेक्शन करवाने का क्या फायदा होता है, बैठे बैठे ही बताइए। हाँ हाँ बताइए बताइए जी। और कोई? आप बताइए, अमन जी आप बताइए। हम्म हम्म और कोई बताएगा? आप लोगों को कोई आइडिया इसका? देखिए ऐसा नहीं है कि जहां लोकतंत्र नहीं है वहां पर चुनाव नहीं होता है, वहां भी चुनाव होता है, वहां तो होता है। क्या चाइना में चुनाव नहीं होता है? हालांकि चाइना स्वयं को कहता है कि वी आर डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी यू नो वेरी वेल चाइना डेमोक्रेसी है कि क्या है, ठीक है। चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, वहां भी चुनाव होता है। पाकिस्तान की कहानी एक बार मैंने बताई थी जब एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने बताया था कि 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था, उसके थोड़े समय बाद उन्होंने 2001 के करीब में जनमत संग्रह करवाया था, और उस जनमत संग्रह में ये निर्णय मतलब परिणाम निकल कर आया था कि उनको राष्ट्रपति मान लिया गया था, ठीक है। चुनाव तो वहां भी हुआ, लेकिन दिक्कत क्या थी उस चुनाव में, ये समस्या थी कि बाद में वहां के मीडिया कर्मी और वहां के जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि ये जो जनमत संग्रह कराया गया है वो उसमें धांधली हुई है, उसमें करप्शन हुए, मतलब ये रिजल्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सच्चे नहीं है। जनता किसी और को चुनना चाह रही थी या उनको नहीं चुनना चाह रही थी, उनको रिजल्ट में दिख रहा है कि नहीं वो चुनेगा। जैसे एक बार राजनारायण का केस नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था मामला, उसके बाद उनके प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस डेमोक्रेसी में होते हैं, लेकिन ये तय करना जरूरी है कि वो इलेक्शंस किस प्रकार के हो रहे हैं, मतलब क्या निष्पक्षता है उसमें, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा धांधली हो रही है उसमें, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि चुनाव आखिर क्यों करवाए जाते हैं। आपको पता ही है नियमित अंतराल पर चुनाव करवाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार चुनाव हो जाए उसके बाद बहुत समय तक अगर चुनाव ना हो तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। जैसे मान लो अभी चाइना में क्या हुआ है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने स्वयं को आजीवन के लिए, मतलब पूरी लाइफ के लिए उन्होंने वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तो आप बताइए डेमोक्रेसी के हिसाब से ये सही है कि गलत? मान लो जनता का मन ये लगा कि नहीं ये तो ठीक राष्ट्रपति नहीं है, इसको हटाना चाहिए, अब तो वो कानून ही खत्म हो गया ना फिर, और वो कानून खत्म हो गया तो उसको हटाना भी मुश्किल है। इसका मतलब डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं वहां क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए नियमित अंतराल पर चुनाव, इसलिए भारत में क्या होता है, हर 5 वर्ष पर
लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना है ये जरूरी नहीं है, पहले भी ऐसे अमूमन 5 साल उसका कार्यकाल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत अलग अलग कारणों से मान लो मंत्रिपरिषद भंग अगर हो जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, तो फिर दोबारा से चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक वही स्थिति विधानसभा की भी है। स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली भी जो है 5 वर्षों के लिए चुनकर आती है, और यही तो प्रतिनिधि है जिनको हम चुनते हैं। जैसे विधायक चुनते हैं ना हम लोग, विधायक और सांसद चुनते हैं, तो यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसमें कहा गया कि ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं, पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? सबसे बड़ा कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी बड़े समुदाय में कोई फैसला लेना होता है, अब जैसे भारत जैसा देश जहां पर 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि पूरी जनसंख्या किसी निर्णय में सम्मिलित हो सके, मिलकर कोई काम कर सके? इतना बड़ा स्टेडियम तो बना नहीं कोई, न तो चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत है कि वो सबको रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जब समुदाय बहुत बड़ा हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी तक अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है एक निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है, इसका मतलब है 10 लाख लोगों की समस्याओं को लेकर के एक प्रतिनिधि जाता है विधानमंडल में। अब वो 10 के 10 लाख लोग तो विधानमंडल में नहीं जा सकते ना, तो हमारी मजबूरी है कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपना चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, सिर्फ एक यही कारण नहीं है, दूसरा कारण कौशल का भी हो सकता है, स्किल हो सकती है, कैपेसिटी हो सकती है, कि क्या सभी जनता के पास, सभी जनसंख्या के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको हैंडल कर सके, वो समझ सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है ना, उसमें तो एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज क्या, जनसंख्या जो है हमारी, जो जनता है उसके पास हमेशा के लिए टाइम है कि लगातार उसके पास इतना टाइम हो को लगातार हमारा चुनाव कर सके या लगातार सरकार को रिप्रेजेंट कर सके, इतना समय भी तो नहीं है। अब आपको कह दिया जाए चलो ये वाला काम करो, तो कैसे करोगे? कहोगे हमें पढ़ना है, हम ये वाला काम करें, चल के अब अपनी समस्याएं रखें सरकार के साथ, तो समय भी तो होना चाहिए। इसीलिए हम पर्टिकुलर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो यही काम ही करते हैं, हालांकि वो ये सब काम नहीं करते हैं, वो अलग बात है। इसीलिए तो हम 5-5 साल में बदलते हैं उसे। ठीक है, पुरस्कार और दंड वाली कहानी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एनसीईआरटी, जब ये पढ़ेंगे आप क्लास 9 का, इसमें कह रहा है चलिए एक ऐसे शासन व्यवस्था की कल्पना करें जहां पर चुनाव ना हो, बिना चुनाव के ही हम लोकतंत्र चलाने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि सभी लोग मिलजुल कर फैसला करें, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही असंभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। यही तो मैंने आपको बताया ना कि सबके पास न तो उतना समय है, ना तो उतना उसके पास ज्ञान है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसीलिए हम इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोग, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं ना। इतनी बात समझ में आई? देखिए एनसीईआरटी की बुक होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से जो मैं पढ़ाऊंगा, एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन से किताब पढ़ते हैं लेकिन वो हमको ज्यादा समझ नहीं आती है। ठीक है, लगता है कि बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो मिसिंग है, लेकिन जब एक बार किसी वीडियो को आप देख लेते हैं तो उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट भी हम पढ़ते हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। जैसे बॉक्सेस बने रहते हैं, उन बॉक्सेस में कुछ बड़ी जरूरी चीजें लिखी होती हैं, हमको लगता है हमसे इससे मतलब नहीं। ठीक है, फिर बाद में समझ आता है, जब पढ़ाया जा रहा है तब समझ आता है कि नहीं ये भी जरूरी चीज थी। ठीक है, तो क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? अब देखिए, अब इसमें आपको ये नहीं कहना नहीं नहीं किया जा सकता है, ये नहीं है, ये विमर्श का विषय है। इसमें चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि क्या नहीं किया जा सकता है तो क्यों। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, क्या लोकतंत्र में बिना चुनाव के भी काम चलाया जा सकता है? इफ योर आंसर इज यस, काम चलाया जा सकता है, देन जस्ट प्रोवाइड मी 3 or 4 रीजंस। कुछ 3-4 कारण बताइए मुझे कि क्यों काम चलाया जा सकता है। अगर आप ये बोल रहे हैं नहीं चलाया जा सकता, तब भी आप मेरे को रीजन बताइए कि भाई नहीं चला सकते। तो ऐसे होता है डिस्कशन। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूछ लूं कि क्या काम चलाया जा सकता है तो आंसर है नो, ऐसा नहीं है, डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां क्वेश्चन आएगा कि चर्चा करें इस विषय में, तो चर्चा क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे ना लिख करके। अभी थोड़ी ना आपस में
परीक्षार्थी बैठ के चर्चा करने लगे, रेस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे एग्जाम से, ठीक है, चर्चा नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि चलो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, बिना चुनाव के काम करते हैं। कहते हैं चलो उम्र और अनुभव के आधार पर लोगों को चुन लिया जाए कि इनके पास ज्यादा ज्ञान है, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक ये रीजन हो गया, ठीक है। एक तो इसमें तय करना मुश्किल हो जाएगा किसका ज्ञान ज्यादा है, किसका अनुभव ज्यादा है, ये कैसे तय करेंगे। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उसमें जज तो हैं टोटल 33-34, लेकिन उसमें ये वाला जज ज्यादा ज्ञानी है, इसका कैसे चुनाव करूंगा कि भाई जो वहां पर चुनकर गए हुए हैं सभी लोग ज्ञानी ही हैं, सभी लोग योग्यता रखते हैं तभी तो चुने गए हैं, तो फिर हम ये कैसे मान ले कि ये वाला ज्यादा ज्ञानी है वाला कम ज्ञानी है। इसीलिए तो वरिष्ठता के आधार पर चीफ जस्टिस चुना जाता है ना, वहां पर केवल ये शब्द लिखा है वरिष्ठता, ये नहीं लिखा है ज्ञान। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ज्ञान के आधार पर चुनेंगे तो फिर आप दूसरे वाले का वैल्यू कम कर रहे हैं ना, फिर वो कहेगा क्या मेरे पास ज्ञान कम है। तो वहां इसीलिए ज्ञान और शिक्षा और अनुभव के आधार पर ये तय करना कि ये लोग ज्यादा, ये प्रतिनिधि हमारे लिए बेटर पड़ेगा, या शिक्षा या ज्ञान के आधार पर तय करे, तो हम किसी का चुनाव नहीं कर पाएंगे। खैर चुनाव की बात ही नहीं, जैसे अब इसमें क्या कह रहा है इसको समझो। इसमें इतने लोग बड़े बैठे हुए हैं, मान लो ये कोई देश है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इसमें एक लड़का, जैसे मान लो ऋषभ है, मैंने मान लिया कि ऋषभ के पास ज्ञान ज्यादा है और इनके पास शिक्षा भी ज्यादा है, चलो इन्हीं को अपना सरकार चुन लिया जाए, इन्हीं को, अब ये हमारे सरकार हो गए, ठीक है, अब ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। अब बताओ इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है। पहली समस्या आ सकती है कि हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन इनको पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि हमने तो इनको चुना है ज्ञान और अनुभव शिक्षा के आधार पर, तो ये चुनाव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब हमारा इनसे मन ऊब जाएगा, हमारा मन जब इनसे भर जाएगा तो इनको हटाएंगे कैसे, क्योंकि हमने चुना तो है नहीं इनको, चुनाव तो नहीं हुआ है ना, इनको तो ऐसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो इनको हटाएंगे कैसे, ये भी समस्या आएगी ना। देखो चुनाव करने से सिर्फ हम किसी को चुनाव नहीं करते हैं, उससे हम उसको हटाने का भी एक रास्ता तय करते हैं। जैसे हम जिसको राजा बना सकते हैं उसको गद्दी से उतार भी तो सकते हैं, वैसे ही जब हम चुनाव नहीं करेंगे तो ये परेशानी आएगी हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चलिए, अब देखिए जो मैंने आपको बताया पहली समस्या ये आएगी कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है कि नहीं, एक बड़ी समस्या आएगी, ठीक है। दूसरा, अगर वो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो तो वे अपने पद पर ना बने रहे, मतलब उनको उनके पद से हटा दिया जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने चुनाव तो किया नहीं है, हमने तो ऐसे ही उनको बना दिया भाई आप ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही बैठे, फिर बाद में ये कैसे कहेंगे कि अब आप सर्वश्रेष्ठ नहीं रह गए, पहले तो सर्वश्रेष्ठ थे अब नहीं रह गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये विधि चुनाव के द्वारा अपनाएं, तो जैसे मान लो अगर मान लो ऋषभ और अमन दोनों लोगों में चुनाव मतलब वो हो गया, लड़ाई हो गई कैंडिडेट के तौर पर, तो मान लो कोई चुन लिया गया, जैसे मान लो ऋषभ ही चुन लिया गया, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला कि अमन अमन की लोकप्रियता इनसे ज्यादा बढ़ गई, फिर जनता का झुकाव किसकी तरफ चला गया, अमन की तरफ, फिर जनता ने क्या कर दिया, अमन का चुनाव कर दिया, तो फिर ऋषभ को हटना पड़ेगा। और ऋषभ ये भी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कितने लोग हमको पसंद कर रहे हैं हमको ना पसंद, यहाँ तो क्लियर कट पता चल रहा है ना कि घड़ी किसकी तरफ बढ़ रही है, अमन की तरफ। तो चुनाव का एक फायदा ये होता है कि साफ साफ पता चलता है कि जनता किसको पसंद कर रही है, ठीक है, बड़ा फायदा ये होता है, ठीक है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र के चुनाव को जरूरी माना जाता है, क्यों, क्योंकि उससे हम अपने प्रतिनिधियों, अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और अपनी इच्छा से उनको बदल भी सकते हैं। ये दो मुद्दे हैं, एक तो अपने मनपसंद प्रतिनिधि को हम क्या करेंगे, चुनेंगे, दूसरा अपने मनपसंद अगर बाद में पता चला नहीं ये खराब हो गया अब, तो अब इसको हटा देंगे, ठीक है, ये बेवफा निकल गया तो अब इसको हटाते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में इसकी माफी नहीं है कोई, हाँ बेवफाओं को हटा दिया जाता है लोकतंत्र से, ठीक है, धोखा देके कोई निकल नहीं पाएगा आपको, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखाया गया है कि मतदाता कितने प्रकार से चुनाव करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि चुनाव का उद्देश्य क्या है, हमारे लोकतांत्रिक देश में चुनाव क्यों करवाए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शंस। पहला उद्देश्य तो ये होगा कि हम सरकार बनाएंगे, और सरकार का काम क्या होता है, क्या क्या काम होता है,
विधान या कानून बनाना, ठीक है। दूसरा, बड़े फैसले करना, ठीक है। उसके बाद सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश देने वाली पार्टी का, ये तो दिखा रहा है कि जो पार्टी ज्यादा ताकतवर होगी, जिसको ज्यादा लोकप्रियता हासिल होगी, उसी को हम चुन लेंगे। बाकी कानून बनाना किसका काम होता है? संसद का ना। और संसद में कौन चुन कर जाता है? जिसको हम भेजते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इसी इसी विधायिका से आगे बढ़कर सरकार बनती है, और सरकार ही तो बड़े फैसले लेती है ना। जैसे राम मंदिर वाला फैसला हुआ, 370 को हटाना हुआ, ये सब फैसला किसने लिया था? सरकार ने लिया था ना। क्यों लिया था? क्योंकि पूर्ण बहुमत में आई थी। मतलब उसको डर नहीं था कि अगर ऐसा कोई फैसला हम करेंगे तो हमको अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ पारित हो सकता है, ऐसा कोई डर नहीं था। क्योंकि पूर्ण बहुमत में जब कोई सरकार आती है तो उसके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। अब ऐसा कोई गठबंधन सरकार नहीं कर सकती, ये बात समझ लीजिए। अभी की जो सरकार है, ये वो फैसले नहीं कर पाएगी जो सेकंड टर्म में एनडीए गवर्नमेंट ने किया है, वो अपने थर्ड टर्म में नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको इतना पावर नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टी शामिल है ना, गठबंधन की सरकार है, वो ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार भी तय करती है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे कि नहीं। हालांकि उसमें सरकार का जो नेतृत्व करता है उस पर भी डिपेंड करता है मामला। जैसे मोदी जी जो है, उनका नेचर थोड़ा बोल्ड है मनमोहन जी के मुकाबले, ठीक है। अभी हाल ही में मनमोहन जी का निधन हो गया है, ठीक है। अच्छा बताइए, किसको ये बात नहीं पता थी? कोई है इस क्लास में जिसको ये बात पता नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया? सबको पता है ना, होना भी चाहिए। अगर नहीं पता होती तो चिंता का विषय था ये। और सिर्फ यहीं तक नहीं पता होना चाहिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनमोहन सिंह एट दैट टाइम, जब वो आरबीआई के गवर्नर थे, फिर आगे चलकर वित्त मंत्री बने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में किया हुआ है। तो फिर उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, वो जो एलपीजी की नीति आई थी नरसिम्हा राव की सरकार में, वो बहुत, उसमें सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं का था, मनमोहन सिंह का था। तो अब ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी और इससे रिलेटेड कोई सवाल आ गया, फिर आप बोलेंगे ये तो हमको पता ही नहीं था। जब भी करंट अफेयर में कोई बड़ी घटना घटे तो आप जाने के बाद पहला काम यही करेंगे कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। कोई टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मन से जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा, और आप कोई परीक्षा नहीं पास करेंगे, ठीक है। अब कितने लोगों ने ये वाला काम किया था बता दें? कोई ऐसा है जिसने ये काम किया कि मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करी? क्या जानकारी इकट्ठा हुई आपको? कुछ स्पेशल बताइए लोगों को, कुछ बताइए उनके बारे में। एलपीजी में क्या योगदान था उनका? हम्म, जी जी, ओपन इकोनॉमी हो गई थी। और अमन जी आप बताइए। हम्म, कुछ ऐसा विजिबल, कुछ ऐसा कंक्रीट है किसी के पास? हाँ बताइए। उन्होंने कुछ किया था। और कोई? हाँ ऋषभ भाई आप कुछ बताइए। अगर आपसे एक सवाल बोलूंगा तो वो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो सवाल ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियों का वर्णन करें, उनकी क्या उपलब्धियां थी अपने जीवन में। अभी नहीं वर्णन करना है, बाद में लिख कर लाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चुनाव चुनाव बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसे कर लो कि कार्नर स्टोन या पिल बोल सकते हो, क्या उसको बोलते हैं, पिल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आधार स्तंभ। क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है, अगर आपको मैं बताऊं, इसके कई कई एंगल्स होते हैं। जैसे देखो, चुनाव निष्पक्ष होगा तो जो चुन कर आएगा वो वही होगा जिसको हमने चुना था।
कई बार ऐसा नहीं होता है, दूल्हा बदल जाता है, आपने देखा होगा फिल्मों में, देखा है ना, कितना बुरा लगता होगा उस टाइम पर। तो ऐसे ही सोचो कि आप जिसको चुनना चाह रहे हैं वो चुनकर नहीं आया, कोई और आ गया, तो ये बुरा नहीं लगेगा? उसमें भी तो चुना ही जाता है ना। ये तो महज एक दूल्हे की बात थी, दूल्हा तो मान लो कोई दूसरा आ भी सकता है, लेकिन ये सरकार जब एक बार आएगी तो बहुत लंबे समय तक टिकेगी, उसका क्या करेंगे? तो इसलिए लोकतांत्रिक, अगर हमको चुनाव लोकतांत्रिक मानना है तो उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे पहली विशेषता कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हर किसी मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड शुड वोट, उसको वोट करना है और उसके पास वो राइट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास राइट है कि नहीं है? कौन से आर्टिकल में है? इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल? नहीं बता, बताएंगे आप? In which article it is mentioned that every adult of India should have right to vote? 326, ठीक है, आर्टिकल 326। तो जब भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ तो उसने बहुत पहले, उससे पहले बड़ी समस्याएं झेली थी। जैसे 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत शक्तियां या थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिला था, लेकिन उसकी बहुत सारी खामियां थी। जैसे उसमें सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग का सिस्टम कर दिया गया था कि मुस्लिम को मुस्लिम वोट कर सकता है, ठीक है, सभी कैटेगरीज को अलग अलग बांट दिया गया था, और महिलाओं को मताधिकार नहीं था उसमें, ये भी है। तो भारत दुनिया की कुछ एक डेमोक्रेसीज में शामिल है जो स्वतंत्र होते ही जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार दे दिया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है, ये भारत ने स्वतंत्र होने के बाद ही अपना लिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसे देश और भी बहुत सारे बड़े बड़े देश जिन्होंने स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, भारत कुछ एक ऐसा देश है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात की जा रही है कि सभी को चुनाव करने की सुविधा हो, इसका मतलब हर व्यक्ति के पास समान वोट हो, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट। और ये नहीं है कि सबके पास वोटिंग सिस्टम हो, उस मत का मूल्य भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बहुत अमीर है उसके मत का मूल्य ज्यादा है और जो बहुत गरीब है उसका मत मूल्य बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका बराबर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। अभी फिलहाल कितना उम्र है? पहले कितना था? पहले 21 था। एक्चुअली में 21 वर्ष होने का जानते हैं क्या है उसका प्रभाव? ये था कि एक एक्ट है वयस्कता अधिनियम, ठीक है, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875। इस एक्ट में माना गया है, चूंकि उस समय अंग्रेजी विधि काम कर रही थी भारत में, तो अंग्रेज जो है वो 21 वर्ष पर मानते हैं कि कोई व्यक्ति वयस्क हो गया है, 21 ईयर। लेकिन हम मानते हैं कि 18 साल अगर उम्र हो जाए तो क्या हो जाता है, व्यक्ति वयस्क हो जाता है। तो शुरू शुरू में हमारे ऊपर प्रभाव था ना अंग्रेजों का, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिस पर आप देखेंगे कि अंग्रेजी प्रभाव है, ठीक है। लेकिन जब बाद में समय बदला तो हमको लगा नहीं, 21 वर्ष के बजाय अगर हम 18 वर्ष कर देते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ब्रॉड हो जाएगा वो। और जब ब्रॉड हो जाएगा तो सबके पास, मतलब ये अधिकार जो होगा वो सबके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको 18 कर दिया, पहले 21 था, बाद में 18 कर दिया। दूसरा, पहला तो हो गया सबके पास वोटिंग राइट होने चाहिए। दूसरा है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको केवल एक पार्टी का चुनाव करना है, जैसे चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही वोटिंग सिस्टम है कि आप किसी को भी चुनना चाहेंगे, किसी को भी पसंद करेंगे, उसमें से केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही है ऑप्शन में आपके पास। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? भारत में बहुत सारी पार्टीज हैं, जैसे भारत में बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मार्क्सिस्ट। उसके बाद वहां वाली बंगाल वाली कौन सी है, ममता दीदी की, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, फिर आरजेडी है। तो इसका मतलब है कि एक से अधिक बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको आप पसंद कर सकते हैं, ठीक है। चिराग पासवान वाली कौन सी है? चिराग पासवान को नहीं जानते क्या आप लोग?
बीजेपी की है, उनकी अलग पार्टी है ना। इधर देखिए, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, मतलब एक से अधिक, जैसे बाजार में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। जैसे अगर मान लो आप बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, सामान खरीदने, मान लो आप बाल्टी लेने जा रहे हैं बाजार में, और केवल एक दुकान हो बाल्टी की, तो वो जितना चाहे उतना पैसा ले सकता है आपसे। आपके पास विकल्प नहीं होगा किसी और दुकान पर जाए। लेकिन अगर बहुत सारी दुकानें होंगी तो आप उसको धमकी नहीं दे देंगे कि इसको कम करो, नहीं तो कहीं और से ले लेंगे, और उसके मन में डर भी रहेगा कि अगर हम इसको 10 रुपए कम करके नहीं देंगे तो कहीं और से ले लेगा। तो इसको बोलते हैं विकल्प। ठीक है, अगर आपके पास विकल्प होता है तो आप अपने अधिकारों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता हो, ये बात मैंने पहले ही बताई आपको कि एक नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए। आप क्यों हंस रही हैं? क्या नाम है आपका? सलोनी, सलोनी ही नाम है ना? हाँ, तनु, अच्छा सोनाली, आप क्यों हंस रही थी? अच्छा, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था ना। चलिए कोई बात नहीं। मेरी ही आंख खराब हो गई होगी। तो भारत में ये चलता है कि नहीं, नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं कि नहीं भारत में? पिछली बार कब चुनाव हुआ था? पिछली बार कब चुनाव हुआ था भारत में? अभी 2024 में ही तो हुआ था। कौन कह रहा है 90 में हुआ था? 1990 में भी हुआ था क्या? ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमेशा कुछ वर्षों के अंतराल पर अगर चुनाव होता रहता है, जो पब्लिक है, पब्लिक का मन बदलता है। अभी तो मान लीजिए मन नहीं बदला है, 3 बार हो गया, मुझे लग रहा है चौथी बार बदल जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मन बदल जाए? कोई नहीं चाहता, चलिए ठीक है। अब यही वीडियो जब जाएगा तो फिर पता लग जाएगा सबको। चलिए चौथा समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि हम जिसको चाहें उसी का चुनाव होना चाहिए। ये नहीं फोटो देखे थे किसी और का, विवाह हो गया किसी और से। जैसे वो एड वगैरह आता है ना, वो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सामान मंगवाते हैं कोई और, आता है कोई और, तो कितना खराब लगता है। खराब लगता है कि नहीं लगता है? कि हमने जो कपड़ा खरीदा था वो बहुत ज्यादा चमक रहा था, यहाँ आने के बाद मटमैला दिख रहा है। या फिर कुछ और खरीदा था, मान लो सोना ही खरीदा था, वो यहाँ पे पीतल की तरह हो गया। तो ये जो ये प्रवृत्ति समझ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक होती है। इससे हमारा विश्वास उठ जाएगा डेमोक्रेसी से। ठीक है, और सबसे पांचवा और लास्ट वाला जो है, वो है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये बार बार उसी बात को क्यों स्ट्रेस कर रहा है? क्योंकि बात समझ रहा है ये कि वही असली वाला मुद्दा है। अब चुनाव कौन कराता है भारत में? निर्वाचन आयोग करवाता है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में चुनाव निष्पक्ष हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग को क्या कर सकते हैं, मतलब उसके पास ऐसी कौन सी शक्तियां होनी चाहिए जिससे निर्वाचन बहुत निष्पक्ष हो? नहीं, सिर्फ निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात कर रहा हूँ। मशीनरी, उसको दंड देने का अधिकार हो, और कार्यकाल निश्चित हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये भी सही, बहुत बढ़िया। वो प्रसाद पर्यंत ना, मतलब कि जब मन करे तब रख लिया, जब मन किया हटा दिया, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सही है। और हाँ, अरे वो तो यूज कर रहा है वो ना। आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या, अच्छा और क्या किया जा सकता है उसके साथ, चुनाव आयोग के साथ? जैसे मान लो अभी एक बड़ी मामला है, आप लोग हमेशा जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में सवाल करूं तो आप पहला मुद्दा आपका होना चाहिए या पहला उत्तर होना चाहिए स्वतंत्रता। सबसे बड़ी चीज होती है। न्यायपालिका अगर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी भारत में तो डेमोक्रेसी चल पाएगी? तो इसलिए सबसे बड़ा काम क्या है? उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्तता। समझ आई बात? तो ये पांच पांच के पांचों मुद्दे समझ में आए कि नहीं आपको? ठीक है, देखिए जब ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है,
खैर कोई नहीं। अब ये पूछ रहा है कि क्या प्रतिद्वंदिता होना अच्छी चीज है? कंपटीशन जरूरी है? कैसे जरूरी है? पार्टियों के बीच में कंपटीशन होना जरूरी है? अच्छा बताइए, तीन तीन नुकसान बताइए कंपटीशन के। हाँ, तीन नुकसान बताइए। बहुत बढ़िया। गलत तरीके से लोगों को ब्लेम करते हैं। जैसे भले बुराई करनी होगी तो कुछ भी करेंगे। जैसे वो पैदल चलेगा तो कहेंगे देखो पैदल चल रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। गाड़ी से चल रहा है, गाड़ी से चलेगा, कहेंगे देखो गाड़ी से चल रहा है, इन्वायरमेंट बर्बाद कर रहा है। ठीक है, समझ आई बात? किसी का अगर आप बुराई करना चाहेंगे तो ऐसे बहुत तरीके हैं करने के। वो 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 वाली कहानी आपने सुना है ना, एक गधा और एक बच्चा और एक पिता, वो वाली, कि वो दोनों तीनों लोग पैदल चल रहे थे तो एक आदमी आया, उसने कहा कि ये देखो ये समय बर्बाद कर रहे हैं, चाहे होते तो गधे पर बच्चे को बैठा देते। फिर वो गधे पर बच्चे को बैठा कर चलने लगा। फिर क्या हुआ, सामने वाला कह रहा है बताओ तुम गधे का जो है अधिकार का हनन कर रहे हो, उसके ऊपर सामान लाद दिए हो। फिर वो गधे को उतार देता है, सॉरी बच्चे को उतार देता है। देखो भावनाओं को समझा करो कभी कभी सुधर। चलिए, राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता जो होती है वो ऐसा नहीं कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप देखते होंगे हमेशा मीडिया पे जब आप जाएंगे, पत्रकार वगैरह पूछते रहते हैं तो एक दूसरे की बुराई होती है कि नहीं? जैसे रवि किशन उधर किसी और पार्टी की पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको गाली देंगे, फिर वो इनको देगा। फिर सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं वो हमेशा एक सनातनी मुद्दा लेकर पैदा रहते हैं। मतलब वो कुछ भी आप उनसे पूछ लीजिए, वो जरूर उसका कोई एक, तो इससे पता चलता है कि आपस में क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर ये प्रतिद्वंदिता ना रहे तो पार्टी के मन में डर नहीं होगा। जैसे एक अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और पिछले कई सालों से एक अच्छा विपक्ष नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को। इस बार थोड़ा ठीक ठाक मिला है, लेकिन फिर भी उतना ताकतवर नहीं। राहुल गांधी जी विपक्ष में है तो वो उतनी ताकत प्रदान ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए समस्या हो जाती है। तो यहाँ सवाल ये है कि राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी है कि बुरी? देखो, कोई भी चीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अच्छी इस मायने में है कि पार्टी के मन में डर रहेगा। जैसे मान लो कोई पार्टी सरकार बनाती है, जैसे मान लो बीजेपी, तो जो विपक्ष में बैठा होगा वो बार बार उन मुद्दों को उठाएगा कि नहीं? जैसे मान लो अगर वो किसी क्षेत्र में, जैसे इस समय देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा खराब काम हो रहा है। ठीक है, तो अब विपक्ष बार बार उस पर उसको सवाल करना चाहिए कि आप एजुकेशन सेक्टर में सही काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि विपक्ष हमेशा बुराई करने के चक्कर में रहता है। अरे बड़ाई भी तो कर सकता है, किसी अच्छी चीज की बड़ाई नहीं कर सकता। कोई आपका अगर आलोचना कर रहा है और वो कोई काम अगर आपका अच्छा देखे तो अच्छा भी तो बोल सकता है ना, लेकिन वो नहीं होता है। तो फिर यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं हमेशा कि एक दूसरे की बुराई करते हैं। इससे नुकसान होता है। इससे नुकसान क्या होता है, इससे अच्छे लोग चुनाव में आना नहीं चाहते हैं, उनका मन हट जाता है। वो कहते हैं यहाँ पर हमेशा यही गंदगी फैली रहती है, यहाँ जाने से अच्छा है कि यहाँ ना ही जाए। तो अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जाने से अच्छा है कोई और काम कर लिया जाए। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है। क्यों ये बार बार बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमको पहले एकदम से बुरा बन जाना पड़ेगा, फिर पार्टी में शामिल होइए तब ज्यादा बेटर होगा। कोई अच्छा आदमी पार्टी में शामिल हो जाए तो फिर उसका जीना दुश्वार कर देंगे लोग, क्योंकि वहां अच्छा काम नहीं कर पाएंगे ना आप। ये बात है। देखिए वही बात इसमें करी जा रही है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। मतलब किसी के मन में दूरगामी सोच नहीं आती है। लोग हमेशा, जैसे जितनी पार्टियां हैं वो हमेशा ये सोचती हैं कि ऐसा क्या करें कि हम चुनाव जीत जाएं। और जनता क्या है, जनता हमेशा ऐसा तत्कालिक असर खोजती रहती है। जैसे अगर कोई बोल देगा, हरियाणा का चुनाव हुआ था 1990 के करीब में, सॉरी 1987 में। उस टाइम पर वहां के मुख्यमंत्री थे देवीलाल। तो देवीलाल चौधरी जो थे वो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रपंच रचे। एक तो उन्होंने कहा कि अगर हम जीत जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम किसानों की जो
वो है, उनके ऊपर जो कर्ज वगैरह लगा है उसको हटा देंगे, और वो जीत भी गए चुनाव, फिर अगली बार हार गए। इसका मतलब उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को उन्होंने हटाया, फिर वो चुनकर आए, फिर अगली बार फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। इसका मतलब क्या होता है कि किसी के पास दीर्घकालिक मुद्दे ही नहीं है। अगर उनके पास कोई दूरगामी मुद्दा होता दीर्घकालिक, तो वो दोबारा नहीं चुनकर आ जाते, नहीं चुनकर आए ना। यहाँ पर दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो पार्टीज है उनके मन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं आ रहा है जिसको हम दूर तक सोच सकें कि नहीं चलो ये 4-5 साल 10 साल तक चलेगा। एक ये समझ में आया, और दूसरा हमको एक समझ में ये चीज आ गई कि जनता को जो चीज नहीं पसंद आएगी उसको हटा देगा वो। ये दो चीज समझ आ रही है। तो मैंने बताया ना, समाज और देश की सेवा की चाह रखने वाले जो अच्छे लोग हैं वो चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, इसीलिए उनको उतरना अच्छा नहीं लगता। तो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनको ये सारी चीजें पता है। ऐसा नहीं कि उनको ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर लोग क्या सोचेंगे और चुनावी राजनीति में ऐसा क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी प्रणाली को लागू किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रणाली अच्छी है, ये आगे चलकर फायदा करेगी। अभी तो लग रहा है कि चुनाव राजनीति को खराब कर रही है, लेकिन अच्छा करेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, पॉलिटिक्स एक ऐसा करियर है, पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई व्यक्ति समाज सेवा करने नहीं जाता, लेकिन सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स समाज सेवा का ही तो क्षेत्र है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर राजनीति को धर्म से अलग कर देंगे तो राजनीति पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने कहा था राजनीति को धर्म के साथ लेके चलना है, लेकिन उन्होंने धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति को हम धर्म के साथ लेकर चलेंगे। क्या मतलब है धर्म का? उनका मतलब क्या था? उनका तो, अगर उनके धर्म की परिभाषा देखने जाएंगे तो उन्होंने कहा था सच्ची मानवता ही सच्चा धर्म है, या मानवता की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। अब उसको आप राजनीति के साथ जोड़ दीजिए तो फिर राजनीति अपने चरम पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ये सिर्फ आदर्शवादी विचार है। इसीलिए गांधी जी को क्या बोलते हैं? इटोपियन, स्वप्नदर्शी विचारधारा, जो सिर्फ सपनों में दिखती है, धरातल पर नहीं दिखाई पड़ती वो। उनके जितनी भी, जैसे राम राज्य कहते कहते वो गुजर भी गए, लेकिन राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य का मतलब समझते हैं आप लोग? राम राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां पर जनता को शासन की आवश्यकता ही ना हो। एनार्की, अराजकतावादी थे वो भी, गांधी जी भी अराजकतावादी थे। ठीक है। अरे भाई, इसका सवाल आया 2020 में, यूपीएससी प्रीलिम में यह सवाल पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स और गांधी के विचारों में कौन सी समानता है? तो अराजकतावादी दोनों लोग थे। न तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि राज्य हो, और गांधी जी भी यही चाहते थे। बस दोनों में एक डिफरेंस था कि गांधी जी घोर अहिंसावादी थे और कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी थे। वो कहते थे जब तक अमीरों को कूटा नहीं जाएगा तब तक ये सही नहीं होंगे। समझ में आई बात? उन्होंने पहले कहा था ना कि अभी देखो अमीरों गरीबों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, इसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। दो मतलब समाज में दो वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, और गरीब मतलब मजदूर वर्ग। तो दोनों में क्या हो रहा है, जो मजदूर, देखो कोई भी कंपनी कैसे चलती है, कोई कोई कंपनी चल रही है उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। रूस में तो 16-16 घंटे काम करवा रहे थे। लेनिन जो उस टाइम पर, स्टालिन तो दादा निकल गया लेनिन का। फिर 16-16 घंटे काम करवा रहे थे, और कोई करते करते मर भी जा रहा है उसमें। अब देखो, बाद में भले लोगों ने कहा कि इसी साम्यवादी व्यवस्था की वजह से रूस का इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, लेकिन जब वहां पर वास्तविकता में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि वहां के मजदूरों का जो मानवाधिकार है उसका घोर उल्लंघन हुआ। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्री तो बहुत ग्रोथ कर गई, लेकिन मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती गई। अमीर तो अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो फायदा मिल रहा है इंडस्ट्री को उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है ना गरीबों का, मजदूरों का। उनका तो जो सैलरी वो सैलरी बनी चल रही है, और अमीर अपना घर बड़ा से बड़ा करता चला जा रहा है। तो ये जो गैप बढ़ता गया, इसी गैप को बोल रहे थे मार्क्स कि ये गैप जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये विद्रोह कर देंगे मजदूर, और जब विद्रोह कर देंगे और विद्रोह करके ये अमीरों की व्यवस्था को गिरा देंगे, फिर थोड़े दिन तक यही गरीब शासन करेंगे। उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण की अवस्था। थोड़े दिनों तक ये गरीब शासन करेंगे, फिर सब लोग बराबर जब हो जाएंगे तो फिर कोई शासन नहीं करेगा, तब उसी को बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम, सब लोग बराबर, संसाधनों का समान बंटवारा। तो इस टाइम पर राज्य की जरूरत नहीं होगी। ये है साम्यवाद। ठीक है। देखिए,
इसमें बताया जा रहा है कि आदर्शवादी दुनिया में ही लोग भलाई करने आते हैं, वास्तविकता में कोई नहीं करता है। तो अब समस्या ये है कि भले नेता भलाई करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब एक पार्टी है, दो पार्टी है, तीन चार पार्टियां हैं, तो जैसे दुकानदार क्या करता है, दुकानदार दुकान क्यों खोलता है, कोई बताएगा? पुण्य कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए ना। तो दुकानदार तो ये भी कर सकता है ना, कुछ खराब सामान आपको दे और उसका दाम लगाए तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो दुकानदार ऐसा क्यों नहीं करता है? दुकानदार इसलिए नहीं ऐसा करता कि एक बार आप खराब सामान ले जाएंगे ना, दोबारा तो लेने नहीं जाएंगे, तो उसका नुकसान हो गया। तो इसलिए वो मजबूरन सही सामान देता है। ठीक वैसे ही राजनीति में अगर ये सही काम नहीं करेंगे, तो एक बार सही काम नहीं करेंगे ना, दोबारा कोई चुनेगा नहीं। तो इसलिए अंदर से इच्छा ना होते हुए भी इनको काम करना पड़ता है। समझ आई बात? ये उस दुकान से इसका आप तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जहां पर दुकानदार अत्यधिक लाभ कमाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको सही सामान देना पड़ता है। और आप देखते होंगे जो सबसे सही सामान देता है उसके यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये अलग बात है कि जब बहुत भीड़ होने लगती है फिर वहां पर वही घपला शुरू होने जाता लगता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं जहां पर पहले बहुत क्वालिटेटिव मिठाई मिलती है, फिर जब भीड़ बढ़ जाती है तो फिर वही तीना पांचा कर देते हैं। समझ में आई बात? ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये चित्र देखकर आप समझ रहे होंगे वही कहानी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना, आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। इसीलिए बाध्य होते हैं क्योंकि हमको प्रोडक्ट कैसा चाहिए, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट चाहिए। 2 रुपए महंगा होगा चलेगा। ठीक है, एक कथन है भारतीय समाज में, बहुत पुराना कथन है, सस्ता रोवे बार बार, वही वाला। ठीक है, अब चलिए चुनाव की प्रणाली समझते हैं। ठीक है, चुनाव की प्रणाली क्या है, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव कैसे होता है आपको समझना है। तो आपको पता है कि विधानसभा जो होती है हर 5 साल में उसमें भी चुनाव होते हैं, और लोकसभा में हर 5 साल में होते हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र होते हैं। लोकसभा लोकसभा के भी अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और विधानसभा के भी होते हैं। अब इसको समझिए कैसे होता है। देखो, पहले तो ये समझो कि हर 5 वर्ष पर इनका चुनाव होता है। दूसरा एक और तरीका है चुनाव होने का, जैसे मान लो कोई विधायक है, उसकी मृत्यु हो गई या उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे पहली बार जब दिनेश लाल यादव यहाँ से चुनाव जीते थे तो वो बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, थोड़े दिनों के लिए चुने गए थे ना, तो बाई इलेक्शन था। क्यों? वो जो क्या थे, उनका क्या हुआ था, छोड़ दिए थे अपना पद, इस्तीफा दे दिए थे, तो फिर वो सीट खाली हो गई, फिर वो चुनाव लड़ लिए और दोबारा जब पूरे के लिए लड़े तो बेचारे हार गए। ठीक है, उनको लगा कि वो बाई इलेक्शन जीत लिया है, ये वाला भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है और लोकसभा विधानसभा लगभग 5 वर्षों पर भंग हो जाती है। ठीक है, फिर सभी चुनाव क्षेत्र एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग भी चुनाव करवा लेते हैं। और जब किसी क्षेत्र में चुनाव होता है, मान लो कोई सदस्य हुआ, किसी की मृत्यु हो गई या इस्तीफा हो गया, तो एक उपचुनाव कराया जाता है बचे हुए समय के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये देखिए आपको चुनाव क्षेत्र दिखाया जा रहा है। ये कर्नाटक का गुलबर्गा जिला है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये गुलबर्गा का संसदीय क्षेत्र है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी दिखा रहा है इसमें। खैर, इसमें बस ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बटे होते हैं। जैसे भारत में कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा के? टोटल 543। 543 एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया। ठीक है, 25 जनवरी 2020 से समाप्त है। अब लोकसभा की टोटल 543 सीटें हैं, तो मतलब पूरे भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र बटे हुए हैं। ठीक है,
और 543 निर्वाचन क्षेत्र बटे हैं, इसका मतलब 543 सीटें हैं। समझ आ रही बात? इसका मतलब है कि आप जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतलब उम्मीदवारों के मध्य आप चुनाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ सदर है तो आप लालगंज वाले में जाके मतदान करेंगे, ऐसा नहीं है। समझ आई बात? तो अगर कभी ये सवाल पूछे कि क्या भारत का मतदाता किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से मतदान कर सकता है, तो उत्तर क्या होगा आपका? नहीं। समझ आई बात? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, मान लेते हैं भारत है और इसमें ऐसे ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बटे हुए हैं, सब ऐसे 543 बार। ठीक है, समझ आई बात? चलिए, ये देखिए इसमें 100 लोकसभा की सीट्स दिखाई गई हैं। कौन कौन सी सीट? जैसे आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश मोटा मोटी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के पास कितनी सीट है? 80। उत्तराखंड के पास, वेस्ट बंगाल के पास 42। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग जाके, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक अंदाजा रहना चाहिए कि 4-5 जो महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं और कुछ यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, उनकी कितनी सीटें हैं। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसमें भी वही बात बताई जा रही है कि 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को हम क्या बोलते हैं? संसद सदस्य या सांसद बोलते हैं। ठीक है, ये मैं उसको क्या बोलेंगे? एमपी, मेंबर ऑफ, और जो विधायक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ आई बात? विधायक, चाचा विधायक हैं हमारे। ठीक है, किसी के चाचा विधायक तो नहीं है यहाँ? चलिए कोई बात और जो मतदाता होते हैं उनका मत मूल्य बराबर होता है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भूल न जाए इसको। ठीक है, और एक और बात है कि लगभग हर चुनाव क्षेत्र में जितने भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका जो रेशियो है ना, संख्या का, जनसंख्या का, वो लगभग एक जैसा ही होता है। वो लगभग 10 लाख का एवरेज लिया गया है। इसका कहने का मतलब, जैसे मान लो आजमगढ़ एक निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसमें जितनी जनसंख्या है इतना उनको इस रेशियो से सेट किया जाए कि सबके पास बात पहुंच सके। मतलब कहीं ऐसा ना हो कोई छूटा रह जाए, और ये पूरे भारत के लिए रेशियो बराबर ही होगा। ये अलग बात है कि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या दूसरी होगी तो वहां भी रेशियो सेम ही चलेगा, 10 लाख वाला ही रेशियो रहेगा वहां। ठीक है, 10 लाख वाला रेशियो मतलब समझ में आया ना? हर मतदाता को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। समझ आई बात? ठीक है, देखिए ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें कुल निर्वाचन क्षेत्र है 543। सामान्य के लिए कितना है? 412। और आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 45। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, ये जरूरी है। दो दो मामलों में जरूरी है, एग्जाम क्वेश्चन के लिए भी, मतलब एग्जाम के लिए भी जरूरी है, और अगर मान लो कोई आपसे सवाल ऐसा करता है तो उसके लिए भी जरूरी है। आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अगर उसको ये उत्तर देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आप पढ़ाई ठीक कर रहे हैं। नहीं दे पाएंगे तो अंदर से बहुत हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसको कहते हैं इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा आपके मन में, तो फिर आपके मन में गलत भावनाएं आ सकती हैं। ठीक है, इतना तो याद ही हो जाएगा ना। देखिए मैं समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन मत करिएगा। देखिए जाति, अनुसूचित जाति जो होती है वो ज्यादा होगा, अनुसूचित जातियां ज्यादा होंगी, जनजातियां कम होंगी, ट्राइब्स कम होंगे ना, ट्राइब्स कम होंगे, तो इसलिए ट्राइब्स के लिए सिर्फ 47 सीट है रिजर्व और 84 अनुसूचित जाति। और ये जो सीटें रिजर्व है इसका मतलब ये है कि इन सीटों पर केवल यही लोग लड़ाई कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि यहीं पर जनरल घुस जाए यहाँ लड़ाई करने के लिए, नहीं हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये जनरल में जा सकते हैं, ये जनरल इनकम नहीं आ सकता है। समझ आई बात? कि मतलब धूप अंदर आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती शीशे में। समझिए बात। ये आगे बढ़े ना, चलिए ये देखिए
अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की गई उनका भी ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे झारखंड में कितनी सीटें रिजर्व की गई? 5। ठीक है। राजस्थान में कितनी? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में 2, मेघालय में 2, असम में 2, मणिपुर और मिजोरम में 1 है, पश्चिम बंगाल में 2, उड़ीसा में 5 और आंध्र प्रदेश में। तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर नहीं आरक्षित है, जैसे उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा होगा, बिहार नहीं दिख रहा होगा, उत्तराखंड नहीं दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं। ठीक है। और ये भी एरिया खाली है, छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना, इधर केरला, तमिलनाडु, हाँ गोवा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसे कई बार सवाल पूछ सकता है आपसे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट मतलब रिजर्व सीट की व्यवस्था नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है। ठीक है। इधर पूरा जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा। चलिए देखो, ये भी बात मैंने बता दी है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। ठीक है। और जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं और पंचायतों के चुनाव होते हैं, उनमें जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए हैं उनको हम वार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्ड। ठीक है। और कई बार क्या हमेशा हम यही देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। सीट नहीं, सीट। दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। सीट मतलब गोबर होता है, होली सीट। होली सीट मतलब क्या होता है? पवित्र गोबर, मतलब गाय का गोबर। ठीक है। चलिए, हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हरियाणा में कितनी सीट है विधानसभा की? 60। तो वहां पर 60 निर्वाचन क्षेत्र हैं हरियाणा में। ठीक है। ये रिजर्व सीट जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की है। किसकी किसकी बात करी थी? एससी और एसटी। अब इसमें कारण बता रहा है कि क्यों आखिर उनको आरक्षण क्यों दिया गया है, उसका क्या कारण रहा। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि आपको पता है कि जो समाज के संसाधन है या शिक्षा, जो भी है, संसाधन है, शिक्षा है, इंफॉर्मेशन है, इन सारी चीजों की पहुंच वहां तक पर्याप्त नहीं है। तो उस पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास 2 ही 3 रास्ते हैं। अगर इनको हम सामान्य इलेक्शन लड़वा देंगे सबके साथ, तो निश्चित रूप से जो दूसरे कैटेगरीज है, जो इनसे ताकतवर कैटेगरीज है, जैसे 4 कैटेगरीज है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल, तो हो सकता है ओबीसी और जनरल वाले इनके ऊपर कंट्रोल कर लें। तो अगर वो कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है इनका रिप्रेजेंटेशन फिर कम हो जाएगा। तो इनके रिप्रेजेंटेशन को विधानसभा या संसद में बनाए रखने के लिए हमको इनकी सीट क्या करनी है? रिजर्व करनी है। और इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में उनके पास जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क पास हो ही नहीं, संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। और एक बड़े हिस्से की आवाज को पहुंचाने के लिए जाहिर तौर पर हमको उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको रिजर्व करना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा उनको। इसीलिए हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र जो है वो कमजोर हो जाएगा और उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हम लोग लड़ाई करते रहते हैं ना कि क्यों उनको इतना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। देखो, यूपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है। अगर मन में आ भी रही हो तो मन में दबा के रखिएगा। अगर किसी और चीज की तैयारी करते तो फिर मानता कि चलो ठीक है कर लो। लेकिन अगर आप, चूंकि आप हमेशा ये देखते हैं ना, जैसे आप हमेशा ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग अमीर हो गए हैं तो उनको क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना कि मान लो एससी एसटी कैटेगरी में बहुत सारे लोग अमीर हो गए हैं फिर भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। एक्चुअली में रिजर्वेशन का आधार गरीबी थोड़ी ना था, या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन थोड़ी ना दिया गया है। ये तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा आधार है ना। तो जब तक समाज उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से स्वीकार नहीं कर लेता तब तक मजबूरन उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आप किसी कीमत पर उस चीज का विरोध नहीं कर सकते। आप स्वीकार करना शुरू कर दिए, रिजर्वेशन देना बंद कर दिया जाए। वो तो आप लोग ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग मतलब मैं भी उसी में शामिल हूँ।
अकेले आप लोग जिम्मेदार नहीं। मैं और आप लोगों का मतलब सिर्फ इस क्लास के लोग नहीं, सोसाइटी को कह रहा हूं कि जनता जिम्मेदार है इसके लिए ना। जनता सही हो जाए तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाए? समझ आई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात अब जब किताब में आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 84 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, सॉरी जातियों के लिए, और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। ठीक है, और ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में, मतलब जितना इनका जनसंख्या उसी के रेशियो में ये सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। ठीक है, इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें जो है किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और हिस्से का उठाकर अपने हिस्से में रख लिया, ऐसा कुछ नहीं। जितना इनकी जरूरत है उतना ही इनको रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब तो आपको पता है कि 2023 में एक एक्ट आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके थ्रू क्या कर दिया गया है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन कर दिया। डू यू नो, ये वाला देखिए 2023 में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, एक बात और समझिएगा, ये तो आपको पता है ना 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पहले ही रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नहीं मिला हुआ था तो यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया गया। अब क्या हुआ, अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था पंचायतों में, लेकिन अब लागू हो गया है। ठीक है, और आपको ये पता है इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। तो महिलाओं को रिजर्वेशन हर जगह अब मिल चुका है। ठीक है, अब लोकसभा में मिल गया है, विधानसभा में मिल गया है, पंचायतों में पहले से मिल गया था। तो अब महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे आने वाले वर्षों में सुधरे। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है लोकसभा विधानसभा वाला। ठीक है, अब ये है मतदाता सूची कि क्या होती है। तो मतदाता सूची तो आपको पता है वोटर लिस्ट के नाम से होती है, आपको पता होगा। और इसको निर्वाचन आयोग चुनाव से बहुत पहले ही तैयार करवा देता है, और हर 5 साल में रिन्यूअल होता है, इसका बदलती रहती है। अब जैसे मान लो कोई मर गया, किसी मतदाता सूची में किसी की मृत्यु हो गई, वो अपना स्थान उसने छोड़ दिया, किसी महिला की शादी हो गई, वो चली गई दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में, तब ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ से भी मतदान करेगी वहां से भी करेगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से नाम कट जाएगा, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मतदाता सूची। ठीक है, समझ आई बात? लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार की जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को हम क्या बोलते हैं, मतदाता सूची, जिसको आप गांव में कहते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, आम बोलचाल में से क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिले। तो अगर किसी के पास वोटर, किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, अगर वो 18 साल पूरा हो चुका है तो वो जाके ये वाला काम करवा ले। ये ना हो कि इतना पढ़ाई में बिजी रहे कि कहते हैं अरे चलो हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। तो पहला उल्लंघन तो आप खुद ही कर रहे हैं। एक बात और करिएगा, यहाँ से जाने के बाद एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। और ये दिमाग में रख करके चाहे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप देखते हुए पढ़ सकते हैं। एक बार तो मैंने यहाँ बता ही दिया, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं। बस आप एक बार उसको रीडिंग कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बड़ी लड़ाई होती है समाज में एक कि क्या जो नेता वगैरह हैं उनका भी एक न्यूनतम योग्यता तय कर दी जाए ग्रेजुएशन का। ऐसे कुछ होता है ना, हमेशा आप डिबेट देखते होंगे पत्रकारों के बीच कि जब आईएएस आईपीएस उनके अंडर में रहते हैं तो क्यों उनको पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता। या लोग ये दलील देते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें आप देखिए, उसमें जो विधि मंत्री कौन थे, अम्बेडकर जी थे, और उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि अब क्या ही बताएं। और जितने जवाहरलाल नेहरू विदेश से पढ़े हुए, भारत में अभी ऐसा बहुत कम ही नेता आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिस्टेंस लर्निंग में एमए किया हुआ है, पता नहीं किया है कि नहीं किया है।
इग्नू नहीं, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है। इग्नू तो बढ़िया यूनिवर्सिटी है, राजर्षि टंडन टाइप के किसी यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि हर एक मत का समान मूल्य होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही ना, हर मत का एक वैल्यू हो। पहले ऐसा नहीं होता था, आप लोग पहले पैदा हुए नहीं है, तो इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो स्वतंत्रता से पहले थे उनसे पूछिए, कोई अगर जीवित हो, अगर अपने पूरे होशो हवास में हो कोई, तो क्योंकि उस टाइम का जो व्यक्ति होगा अभी तक बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं चलो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर प्रधान ऐसे डराए तो फिर डरिए मत, उसके बस का नहीं है सब करना। ठीक है, अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा तो कोई एकदम कम, कोई बहुत अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई बहुत कठोर। समझ आई बात? लेकिन सबका मत मूल्य क्या होगा? एक बराबर। भगवान नहीं बांट रहे हैं मत मूल्य। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। भगवान बांटते, जो बहुत कठोर होता है उसको कहते तुम्हें वोट का अधिकार नहीं, हट जाओ तुम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि सब लोग इंसान तो है, इंसानी अधिकार, एज ए ह्यूमन आपको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, नेचुरल राइट, और अपनी जरूरतों और विचारों का अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में, चूंकि जो निर्णय सरकार करेगी वो निर्णय हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को प्रभावित करेगा, तो हर एक नागरिक के पास समान मताधिकार होना चाहिए। जैसे मान लो आपके घर में आपकी शादी तय हो रही है, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि आपकी शादी तय हो रही है, बस आपके पास फोटो आ गया कि 15 तारीख को आइए एंगेजमेंट है। कैसा लगेगा आपको? आप कहेंगे एक बार भी हमसे पूछा नहीं गया, और ये निर्णय मेरे जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, फिर भी हमसे नहीं पूछा गया। तो ये डेमोक्रेसी का उल्लंघन हुआ कि नहीं? क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना, अलोकतांत्रिक निर्णय होगा। तो वही चीज यहाँ भी है, मतदान में भी वही चीज है। ठीक है, अगर आप कोई निर्णय ऐसा लिया जा रहा है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें आपको दो काम करना होगा। एक तो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और दूसरी आपकी सहमति होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए कि नहीं मैं ठीक है, मैं तैयार हूं। ये होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब जबरदस्ती शादी कर दिया जाए आपकी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी नागरिक है, अगर चुनाव हो रहा है तो उनको किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे नागरिक की जाति, ठीक है, धर्म, लिंग, चाहे जो भी हो, मतलब जेंडर, चाहे महिला पुरुष कुछ भी हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको मत देने का समान अधिकार होगा। ठीक है, बस ये है कि जो अपराधी और दिमागी असंतुलन, मतलब जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, हो सकता है उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दिमागी असंतुलन है, लेकिन मान लो वोटिंग के टाइम पे संतुलन आ गया, तो वोटिंग राइट दिए जा सकते हैं। ये भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत ऐसा कहा गया है। हालांकि वहां वोटिंग की बात नहीं करी गई है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई है। ठीक है, और अपराधियों को ऐसा नहीं, बहुत जघन्य अपराधी है तब नहीं देने दिया जाएगा वोट, अदरवाइज नॉर्मल अपराध किया है तो वोट दे सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, वोट देने की बात ही छोड़ दीजिए आप। नहीं, जघन्य अपराध के बाद थोड़ा सा, मतलब उसमें भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ऐसा नहीं सभी लोगों को, कुछ एक, जैसे अब कोई आतंकवादी में पकड़ लिया गया तब थोड़ी लड़ सकता है। अब कोई भाई देशद्रोही अधिनियम में पकड़ लिया गया तब थोड़ी ना लड़ने दिया जाएगा। निवारक निरोध के तहत अगर किसी को गिरफ्तारी हुई है तो उसको कुछ नहीं करने को मिलेगा। जी, आतंकवादी के तहत थे। अच्छा, अगर ये हो जाता तब तो अभी संविधान का रूल बदलना पड़ता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अपराधियों में भी सबको, ऐसा नहीं कि जो भी अपराधी है सबको हटा दें, उसमें भी चुना जाएगा कि कौन खतरा कर सकता है या किसको इसमें शामिल करना ठीक नहीं होगा, ऐसा। ठीक है,
जैसे रॉकी भाई जो है ना, उनको कभी वोटिंग चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो संसद में ही घुस के उन्होंने क्या कर दिया था, सांसद पर गोली चलाई, तो उनको नहीं वोटिंग राइट्स मिल सकते। ठीक है, चलिए, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर साल क्या होता है, हर 5 साल पे रिन्यूअल होता है। ठीक है, और जिनकी मौत हो जाती है, उनका वो उस इलाके से बाहर चले जाते हैं, तो उनका नाम उस सूची से काट दिया जाता है। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है, कई लोग मर गए, फिर उनके नाम पर वोटिंग चल रही है। पहले तो होता था ना, अभी तो मान लो बहुत चेंजिंग, अब आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, तब आपको मतदान देने दिया जाएगा। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि पता चला चाचा 4 साल पहले ही मर गए हैं और अभी तक वो स्वर्ग से मतदान कर रहे हैं। ठीक है, गांव में तो होता रहता है ना ऐसा। किसी के पास इसका उदाहरण है कि नहीं? ऐसा जरूर आपके पास भी है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए जैसे आप क्या होता है, जब आप मतदान करने जाएंगे, तो आपके पास एक तो वो होगा वोटर वोटर कार्ड, उसके साथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मतदाता है तुम, ठीक है, इनके पास ये वोटर कार्ड है, वोटर आईडी। ठीक है, हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण होता है, रिन्यूअल होता है। ठीक है, फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की। ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, जिससे क्या हो, कहीं कोई दूसरा वोटर वोट न डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी, ये बस कहने को है, हालांकि आपको ले जाना मजबूरी है, क्योंकि गांव में मैं जब गया था वोट देने, तो वो कह रहे थे कि आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसको भी वोट देने दिया जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अब आ गया उम्मीदवारों का नामांकन, मतलब कैंडिडेट अपना नामांकन कैसे करते हैं, पर्चा दाखिला जिसको आप कहते हैं देसी भाषा में। ठीक है, आप देखते नहीं, ये पूरा एकदम हुड़दंगा के साथ वो भी कराने जाते हैं, कम से कम 15-20 गाड़ी लेके पर्चा दाखिला कराने आते हैं, जैसे लगता है कि चुनाव आयोग पे अब कब्जा करने जा रहे हैं। और जो पर्चा दाखिला बढ़िया से करवा लेता है, लगता है वो चुनाव जीत गया। और वहां अंदर जाके देखा करिए, बड़े से बड़े गुंडे वहां जाके शांत हो जाते हैं, उनको डर लगता है कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। वहां जाने के बाद अच्छे से पढ़ते हैं। राहुल गांधी का आप वीडियो देखे होंगे, पर्चा दाखिला का, सबका दिखाई पड़ता है। अब चलो देखो, द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बी ए कैंडिडेट, एक कैंडिडेट होने के लिए, उम्मीदवार होने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन तो है कि आपको भारतीय होना पड़ेगा, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। दूसरा, मिनिमम 25 साल, ये विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहा हूं, मिनिमम कितना होना चाहिए? और उसके अलावा मस्ट बी ए रजिस्टर्ड इलेक्टर, एक रजिस्टर्ड मतदाता होनी चाहिए कहीं से भी। हाँ, अब ये नहीं कि मतदाता है ही नहीं, लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भले आपका उम्र 18 साल हो गया है, रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए। ये 3 बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए हो, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए, तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो, मतलब चाहे जो चुनाव लड़ सके। पहले तो राष्ट्रपति तक लोग चुनाव लड़ जाते थे। कई लोग शौक शौक में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे। समझ आई बात की नहीं? हाँ, अरे भाई, शौक शौक में, जैसे कोई गांव का किसान है, उसका भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मन किया तो वो, क्योंकि अर्हताएं थोड़ी आसान थी ना, क्वालिफिक जो जरूरतें होती हैं। अभी क्या होना चाहिए, अभी 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं ना, और पैसा भी अच्छा खासा लगता है जमा करने के लिए। नहीं, ज्यादा तो नहीं लगता है, 15,000 लगता है ना, पहले और कम लगता था। तो लोग ऐसे पॉकेट मनी बचा बचा के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रखते थे। ठीक है,
अगर कोई मतदाता है तो वो 18 साल का कम से कम होना चाहिए। अगर उसको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष की उम्र उसकी होनी चाहिए। बेसिक क्वालिफिकेशन है उसकी, ठीक है। ये देखिए कुछ चुनाव चिन्ह आपके सामने दिख रहे होंगे। ये फ्री वाले हैं जिनको कोई पार्टी अपना सकता है। देयर आर 163 फ्री सिंबल्स, 163। और ये सब पहले से रिजर्व हो चुके हैं। ये तो किसका है पता ही होगा। ये किसका है? ये कम्युनिस्ट पार्टी का है, ठीक है। ये घड़ी किसका है? मेरे को भी नहीं पता। हाथी तो समझ रहे हैं, ये भी आइडिया नहीं है। और ये सब कोई, जैसे जो फ्री वाला होता है ना, वो कोई पार्टी उसको ले सकती है जो फ्री है, और जो रिजर्व है वो थोड़ी ना कोई। अब पता चला कांग्रेस वाले चाहे कहें कि हमको कमल वाला निशान दे दीजिए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये 1951-52 का जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था, उसमें 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। ये 14, इसमें बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ, ये जनसंघ आगे चल करके बीजेपी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किसान मजदूर पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये रुईकर ग्रुप है, कृषिकर लोक पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी, ठीक है। उम्मीदवार बनने में अपराधियों पर रोक है, लेकिन ये पाबंदी क्या है, बहुत कम है। मतलब उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत लचीला है कि आप बहुत खतरनाक अपराधी नहीं होंगे तब भी आप जो है कैंडिडेट वाला चुनाव लड़ सकते हैं, आप उम्मीदवारी कर सकते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे मान लो बीजेपी कैसे अपना चुनाव लड़ाएगी। जितने बीजेपी जो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खुद ही चुनती है, मनोनीत करती है, कहती है चलो आजमगढ़ सदर से बीजेपी के फलाने उम्मीदवार लड़ेंगे। तो कौन ये चुनाव कौन करता है, ये मतलब ये निर्णय कौन लेता है, पार्टी लेती है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं सीट। किसी को टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाना इसी को कहते हैं। मान लो किसी को मतदान, किसी को उम्मीदवारी करने का मौका मिल गया तो बोलते हैं कि इनको इस वाली सीट से टिकट मिल गया। आपने सुना होगा ना। ये राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, ठीक है, टिकट मिल गया इनको, ठीक है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, ठीक है, उसी को नाम पर्चा दाखिला वगैरह उसी को कहते हैं। और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। जब आप पूरे वैध वोटों के 1/6 हिस्से नहीं प्राप्त कर पाए, 1/6 भाग, तो आपका जो पैसा जमा आपने किया वो जब्त हो जाएगा, उसी को कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। कई बार प्रधानी के चुनाव में जमानत जब्त हो जाती है, तो उसको बहुत बेइज्जती वाला मतलब इंडिकेशन किया गया है कि चले थे चुनाव लड़ने, जमानत भी जब्त हो गई। अक्सर आप गांवों में देखते होंगे, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट्स रहता है, ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली शुरू की गई, जिसमें हर उम्मीदवार क्या करेगा, अपने बारे में सारा ब्यौरा बताएगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। एक चुनाव आयोग का एप्लीकेशन, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। कौन सा है वो, सी विजिल है ना, सी विजिल ऐप शायद है, एप्लीकेशन का नाम शायद सी विजिल है। उस पर आप जाकर के, सी विजिल है, कोई और ध्यान नहीं आ रहा है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे आजमगढ़ से ही चेक कर सकते हैं कि कौन से उम्मीदवार के ऊपर कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसकी कितनी संपत्ति, हालांकि वो भी दिखावा की ही है। क्रिमिनल केसेस कम होते हैं, पैसा भी कम होता है, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस ज्यादा होते हैं, पैसा भी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा ना, सरकारी आंकड़े हमेशा कम दिखाते हैं, ये आपने सुना होगा। तो सरकारी आंकड़े, अब कौन कौन सा विवरण वो देते हैं अपने उस शपथ पत्र में, वो होता है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, ठीक है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी, मतलब कितना उनको पैसा और देना है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है,
इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाता है, पब्लिक कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिल पाएगी कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं उसकी क्या खासियत है। ठीक है, पहले तो लोग आंख पे पट्टी बांध के जाते थे, आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी वही स्थिति है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। अभी भी लोग आंख की पट्टी बांध के जाते हैं, बस सोचते हैं कि कितने जल्दी हम मतदान केंद्र पर जाएं और कितनी जल्दी वहां से भागें। मतलब सबसे कम समय हम कहाँ खर्च करना चाहते हैं, मतदान करने, और सबसे ज्यादा सुविधा उठाना चाहते हैं उसी सरकार से। सोचिए आप, और उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। जैसे जिस दिन मतदान होता है ना, उस दिन लोग क्या करते हैं, उस दिन पहले बिस्तर से उठेंगे नहीं, क्योंकि छुट्टी रहती है, तो बैठ के टीवी भी देखते हैं, लाइव देखते रहते हैं कि वो जो क्या उसको बोलते हैं, पोल, अरे एग्जिट पोल वोल वाला सिस्टम, वो देखते रहते हैं, चाय वाय पीते रहते हैं। फिर जब उधर टाइम खत्म होने वाला होगा मतदान का, तब उठ के भागेंगे, और कई बार मतदान भी नहीं कर पाते हैं, और उसका कोई दुख नहीं होता है उनको। ये सारी समस्याएं हैं नागरिकों की। और इसमें से आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। अगर ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे तो बड़े दुख की बात है। ठीक है, अब इस पर एक बड़ी बहस चलती है कि जो उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो कैसे होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल में फेल हो गए, उस आधार पे तो कभी क्रिकेट खेल ही नहीं पाते। समझ आ रही बात, कि तुम हाई स्कूल फेल हो गए, तुम क्रिकेट क्या खेलोगे। इसलिए किसी नेता से मत कह देना कि तुम हाई स्कूल फेल हो, तुम नेता क्या बनोगे। ये बहुत गलत सवाल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे जो हाई स्कूल फेल है, लेकिन आईएएस को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। यही तो है हमारे यहाँ। और हम लोग कहते हैं नहीं, इनका पहले एक काम करो, पहले ऐसा करो कि इनको ग्रेजुएशन लेवल तक ऐसा करो कि इनके पास मार्कशीट हो ग्रेजुएशन की, तभी ये चुनाव लड़ पाए। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अधिकतर लोग चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, लगभग 90% बाहर हो जाएंगे, तो 10% लोग चुनाव लड़के क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको जनता की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान ही नहीं होता है। अब जो जमीनी स्तर पर राजनीति करता हुआ आ रहा है गांव में, उनका काम ही एक होता है, सुबह सो के उठेंगे, ब्रश वश करके फिर हर एक घर में जाके बैठेंगे। अरे भाई, उम्मीदवार जो लोग होते हैं, और ये मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी उनको समय है लोकसभा का चुनाव लड़ने, अभी वो 12-13 साल के हैं, ये वाली स्थिति बता रहा हूँ। फिर जो आदमी 12-13-14-15 साल तक वही काम कर रहा है, उसको हर एक घर की परेशानी नहीं पता है। ये अलग बात है कि हर घर का राज भी पता हो जाता है, वो दूसरी चीज है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, और जो पढ़ने लिखने वाला आदमी है, जो बहुत पढ़ने में तेज है, वो क्या करेगा, वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेगा, फिर ब्रश ब्रश वश करके फिर खाना पीना खा के फिर पढ़ेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से आएगा फिर पढ़ेगा। उसको समाज का कहाँ पता है कुछ। अब आप कह रहे हैं कि चलो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दें, क्या फायदा है उससे। और ग्रेजुएशन करके फायदा क्या है, आप ग्रेजुएशन नकल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में क्या ही फायदा है। इससे अच्छा मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो यही है ना। और अच्छे जो नेता है आप देख लीजिए, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है, और जो बहुत अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनको बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर को ही देख लीजिए, वो हमेशा चुनाव हार जाते थे। सोचिए, हारने का कोई कारण है, नहीं है ना, फिर भी हार जाते हैं। एक बड़े बीजेपी की सरकार के एक बड़े मंत्री थे, क्या नाम था उनका, पीयूष मनोज सिन्हा ही थे शायद। वो यहाँ गोरखपुर से हार नहीं गए थे, हार गए थे कि नहीं गए थे। और रवि किशन क्या पीएचडी करके आए हैं क्या। तो इससे खुद पता चल रहा है कि जो नेता होते हैं उनकी जमीनी स्तर तक पहुंच होती है, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। तो उनको इस वाले काम में मत फंसाइए कि चलो पहले ग्रेजुएशन पूरा करो, तब वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यही बात इसमें भी कही गई है कि जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, तो विधायक या सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए क्यों मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, ये पूछा जा रहा है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के रूप में, अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ ना है, बस अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, आप देखिए इंटरनेशनल लेवल तक चले जाएंगे खेलते खेलते। और भारत में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, मोहम्मद सिराज डीएसपी बन गए हैं। समझ आई बात।
इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता क्या होती है? वो जनता की समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं और जनता के सामने जाके रो सकते हैं, समय पड़ने पे उनके पैर पे भी गिर सकते हैं। ये सब क्वालिटी पढ़े लिखे में नहीं हो सकती है। पढ़ा लिखा आदमी कहेगा मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं काम कर पाऊंगा, सर कटवा लूंगा लेकिन ये वाला काम नहीं कि किसी के पैर पे जाके गिरो और कहो कि मुझे वोट दे दीजिए, ये सब काम नहीं हो पाएगा अपने से, इसीलिए वो हार भी जाते हैं। आपको लगता होगा अम्बेडकर साहब ऐसा कभी करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लोग लाख वोटर 5 साल पर लेते रहते हैं, हर 5 साल। जैसे हर तीसरे दिन आप नई न्यूज में देखते हैं कि इस वाले जगह पर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, वहां अच्छा काम नहीं किया, तो उनकी परीक्षा तो वैसे भी हो रही है। तो क्या उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या करेंगे लेके बेचारे? आप समझ में आएगी नहीं बात? आप लड़ाई नहीं करेंगे ना कि उनके लिए मिनिमम योग्यता चाहिए, कि अभी भी लड़ाई करें? कौन है जो अभी भी चाहता है कि उनका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आप चाहते हैं? कोई है बचा हुआ? ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि नहीं अब इसी को फॉलो करना है। अभी भी अगर आपके मन में कोई ऐसी बात रह गई हो तो बता दीजिए कि नहीं अभी भी हम चाहते हैं कि नेताओं के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। नहीं चाहिए ना? तो वो किताब में पता चलेगा कि जनता के बीच में जाके घूम के पता चलेगा? आप ये बताइए, जब गांधी जी अफ्रीका से लौट कर आए थे 1915 में, 1915 में, तो उन्होंने वो पहला काम क्या किया था? पूरे भारत की यात्रा करी थी। उन्होंने पहला काम तो ये नहीं किया चले ग्रेजुएशन करे पहले, ये तो नहीं किया था ना। पहले पूरे भारत में उन्होंने, फिर उनको समझ आ गया कि क्या जनता की क्या समस्या है, और फिर उसके बाद उनकी लोकप्रियता आप देख ही सकते हैं। अब बताइए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब खत्म ही होने वाला है। हाँ, ये लास्ट पेज, ठीक है? तो अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता होगी तो ये जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व दे रहे हैं। कोई महत्व देता ही नहीं है। कभी आपके दरवाजे पर कोई नेता आता है तो आप कहते हैं सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? ऐसा थोड़ी ना आप पूछते हैं। आप हमेशा अपने मुंह से समस्याएं गिनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वहां पर ये जरूरी है कि सामने वाला आपकी समस्या समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब पता चला राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के चले आए और सूखा पड़ गया तो बिस्लेरी का बॉटल फेंकवा रहे हैं, उससे काम होगा? भाई जहां पर पानी की इतनी कमी है वहां पर नॉर्मल पानी फेंकवाइए। इतना अमीर देश थोड़ी ना भारत है कि अब तुम लोग बहुत बिस्लेरिस नहाओ, पानी की छोड़ी दो, ठीक है? अब आगे समझिए, हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा, कि इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम की स्नातक डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया तो 90% लोग क्या हो जाएंगे? चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप बताइए, तो ये लोकतंत्र रह गया फिर? यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति को मतदान करने का भी अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, और यहाँ पे तो 90% लोग बाहर हो गए, तो फिर ये लोकतांत्रिक कहाँ रह गया? तो डेमोक्रेसी की जो मूल भावना उस पर चोट लग गई ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इतना महत्व दे रहे हैं चुनाव के लिए या नेताओं के लिए, तो वो जरूरी नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।